हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो सब लोग? अब भी बोल दो यार, क्या कर रहे हो सर? रोज के रोज पूछते हो कैसे हो। क्या ही हाल होगा, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं एग्जाम के। कोई ना, यही टाइम है बस पढ़ने का। उसके बाद तो बिंदास अपना देखना, जो सीरीज देखनी हो, मूवीज देखनी हो जैसे। बट ये मेहनत काम आने वाली है हमेशा के लिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशंस कह लें या गैसेस। ठीक है, तो इसके अपन पूरा रिवीजन करने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उनको भी कंप्लीटली सोल्व करेंगे। ओके, ठीक है। चलो फिर, तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट से स्टार्टिंग करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमें पता ही है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस शॉर्ट होते हैं। ओके, ट्रांसलेशन मोशन एब्सेंट होता है कि अपनी अपनी पोजीशन में बस एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर उसको क्लासिफाई करें तो किस किस में कर सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कर सकते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स में कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। जो अपने कंस्टिट्यूएंट एटम्स, पार्टिकल्स, आयन जो भी हैं, लॉन्ग रेंज अपना एक ऑर्डर्ड पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो उस वजह से उसका क्या होता है कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज शो करता है। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज मतलब कि अपने को डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। और अदर हैंड पे अमोर्फस सॉलिड्स की बात करें तो ये अपना क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, तो उसकी वजह से ये एक ब्रॉड अपना रेंज में मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती है अपने को? आइसोट्रोपिक, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेगी। जैसे इस फिगर में दिख ही रहा है कि अगर ए डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, तो अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही है तो वो एनाइसोट्रोपिक है। अगर सेम मिलेगी तो आइसोट्रोपिक है, क्योंकि वहां पे एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा अपना एनाइसोट्रोपिक में। आइसोट्रोपिक में रैंडमली अरेंज होंगे ऐसे ही अपना, क्योंकि अमोर्फस शॉर्ट रेंज है ना अरेंजमेंट, तो उस वजह से अपना क्या होगा? मतलब मोर और लेस सेम ही नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे हर डायरेक्शन में, तो उस वजह से प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, राइट। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अगर अपन इसमें क्लासिफाई करें आगे, उसके मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का सॉलिड है वो, आयनिक है, मोलिकुलर है, मेटेलिक है या कोवेलेंट है, तो मतलब किस टाइप का उसमें फोर्स है। तो इसमें अपन क्लासिफाई कर सकते हैं मोलिकुलर में नॉन पोलर, मतलब कि उसमें वेंडरवॉल डिस्पर्जन फोर्सेज अपना होगा, अपने इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे। और पोलर की बात करें तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे कि HCl SO2, मतलब सब पढ़ा हुआ है, ये तो मोर ऑफ रिवीजन टाइप का है, तो अपना देख सकते हो, ट्वेल्थ से पढ़ के आए हो सेम चीजें। आयनिक सॉलिड्स में आयन्स होते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट आइटम्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है। और मेटेलिक की बात करें तो अपना एक पॉजिटिव कर्नल है, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, उसका वो जो अंदर वाला अपना, ठीक है, कर्नल है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो वो अपना वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स में बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो वैलेंस शेल में अपने मेटल्स के केस। तो ये सब एग्जांपल आ गए, उनकी प्रॉपर्टीज आ गई। सेम कोवेलेंट में अपने क्या आ गया? कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, और ये जो भी जैसे सिलिक SiO2 है, तो ऐसे ही अपना पैटर्न फॉलो करता है, SiO ऐसे ही, मतलब ये एक कोवेलेंट सॉलिड है, मतलब Si से O फिर Si फिर O। Si एक केस टाइप, मतलब केस नहीं, मतलब एक लॉन्ग रेंज अपना ऐसे मतलब चलती रहती है चेन जो भी, ठीक है। तो ये एक इंसुलेटर होते हैं, हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। ये सब चीजें देख लेना। अगर अपन अभी क्लासिफाई करें इसको क्रिस्टल सिस्टम्स में, ठीक है, मतलब कि अपना सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेसिकली, टोटल अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे। और कितने ब्रेविस लैटिसेस होते हैं? 14, ठीक है। अब ये क्रिस्टल सिस्टम्स वगैरह आपको ट्रिक पता भी होगी याद करने की, और क्योंकि ये सब तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, नहीं पता है तो आगे अपन बाद में देखेंगे इसको। अभी के लिए जो भी आपने पढ़ा है वो याद रखो बस, कि क्या क्या होता है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये सब अपने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उसमें जो एच लेंथ है, जो ये पैरामीटर है अपने सेल पैरामीटर, वो क्या होते हैं, और जो एंगल्स वगैरह है अपने इंटरफेशियल एंगल, वो क्या रहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूनिट सेल होते हैं। जैसे ये क्यूबिक की बात करें तो उसके अंदर होता है पी, मतलब प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब कॉर्नर्स पे एटम होंगे। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे प्रीमिटिव, इसके अंदर टेट्रागोनल के अंदर ये दो होते हैं, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर देखो भाई, चारों के चारों होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लो, ओके। और सेम अपन मोनोक्लिनिक में दो होते हैं, प्रीमिटिव और एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड मतलब कि बस दो अपोजिट फेसिस के अपने सेंटर पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। दो अपोजिट फेस कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकते हैं, राइट, ओके।
अब ये भाई IIT एग्जाम 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल पॉसिबल लैटिस टाइप्स आर ऑब्जर्व्ड इन, सबके सब किस में ऑब्जर्व होते हैं, जो भी 14 में से अपन ने देखे हैं ना, सबके सब किस में होते हैं, अभी बोल के हटाऊं मैं, ऑर्थोरोम्बिक। अगर देख लो वापस जाके, किसमें थे, ऑर्थोरोम्बिक में, मतलब उसमें प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड भी है, राइट। चलो जी, और ये आ गया अगला क्वेश्चन देखें तो अपन IIT एग्जाम 2018 में पूछा गया कि नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस आर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें सबको पता है ये क्वेश्चन, अगर किसी ने सॉलिड स्टेट देखा भी है ना ऊपर ऊपर से, उसको पता होगा इसका आंसर, बट क्या होता है, जल्दबाजी करते हैं अपन। ठीक है, हमें पता है 14 और 7 होता है, भाई देखेंगे ही नहीं यहाँ पे किस ऑर्डर में लिखे हैं, क्रिस्टल सिस्टम पहले लिखे हैं कि ब्रेविस लैटिसेस पहले लिखे हैं, तो उससे जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे, ए ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे आधे बच्चे। नहीं आधे तो नहीं, मतलब जो भी जल्दबाजी करते हैं, तो ये जानबूझ के ही इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे रखा है, क्योंकि आपको अगर देखोगे ना राइट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, डी, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम 7 है, ब्रेविस लैटिसेस 14 है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक होती है उनको आपको उलझाने की। ठीक है, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमेशा पेपर के टाइम पे, यही गलतियां मतलब लेके बैठती है, सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा भी लाइटली बिहेव करेंगे वहां पे। ओके, चलो जी आगे अगर बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम में, तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो उसको बोलते हैं यूनिट्स है, तो वो रिपीट होगी अपने थ्रू आउट, मतलब 3D में, तो अपना एक क्रिस्टल जो भी है बन जाता है उससे, स्पेस लैटिस बनता है, फिर वो रिपीट होकर अपना क्रिस्टल बन जाता है ओवरऑल। तो ये पैरामीटर की हमने बात करी ली है, ABC क्या होते हैं इसमें, एज लेंथ वगैरह जो भी अपना, ठीक है, यूनिट सेल की है, ये एज लेंथ होते हैं, सेल पैरामीटर्स हैं 6 के 6, अल्फा बीटा गामा क्या है अपने यहाँ पे, इंटरफेशियल एंगल की दो प्लेन्स के बीच में या दो फेसेस के बीच में क्या एंगल है। ठीक है, ये दो फेसेस भी हो सकते हैं, ये वाले दो भी हो सकते हैं, ना कोई भी दो फेसेस के बीच में क्या एंगल है, और ये कौन सा होता है, अल्फा को हम डिनोट करते हैं कि एज लेंथ ए के अपोजिट वाला एंगल होगा, ये वाली है ना एज लेंथ। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या एंगल है, वो होगा अपना अल्फा, सिमिलरली बीटा होगा अपना बी के अपोजिट, राइट। ओके, तो हाँ अगर इनकी बात करें अपन कौन से टाइप के हैं, पी से प्रीमिटिव को डिनोट किया था, उसमें कॉर्नर्स पे एटम लाई करते हैं, BCC से क्या होता है, बॉडी सेंटर, उसमें कॉर्नर्स पे होते हैं और साथ में बॉडी सेंटर पे होते हैं। FCC में क्या होता है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। ठीक है, और एंड सेंटर्ड की बात करें तो अपना क्या होता है, कॉर्नर्स पे लाई करते हैं और साथ में दो अपोजिट फेसिस के एंड पे लाई, मतलब फेस पे लाई करते हैं। तो इसमें एटम से कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे डिफरेंट पोजीशन पे, तो कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पे 1/8, तो जो भी कॉर्नर वाले होंगे उनका होता है 1/8, और 1/4 कहाँ पे होता है, अगर किसी के यहाँ की बात करें, मतलब जो उसका एज है, अगर उसके एज सेंटर पे है तो उसको बोलते हैं 1/4। ठीक है, और अगर फेस के सेंटर पे होता है जैसे इसमें है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और अगर बॉडी सेंटर में होता है पूरा के पूरा इसी यूनिट सेल के अंदर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1। ठीक है, तो ये डिफरेंट पोजीशन उस एटम का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये यहाँ से अपन देख सकते हैं। अब जेड क्या होता है, जेड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो सबको सम अप कर देंगे तो वो जेड अपना निकल आता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए जेड क्या हुआ, सिर्फ कॉर्नर्स पे थे 8 के 8 और कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इसका जेड आ गया 1। सिमिलरली BCC का फाइंड आउट करोगे तो इसका आ जाएगा 2, FCC का क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपना देख लो, इनको पढ़ा रखा है तुमने, सबका सब पढ़ रखा है, रिवीजन चल रहा है ये। ठीक, तो इसमें अगर बात करें आगे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसको डी से नोट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें ये देखने वाले हैं। तो अगर प्रीमिटिव की बात करें तो अपना जो कॉर्नर्स पे दो एटम होते हैं, दोनों के दोनों आपस में टच कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इस कॉर्नर पे था, एक इस कॉर्नर पे था, तो इसमें ये एज लेंथ है अपना। ठीक है, तो एक इसके इक्वल होता है 2r, रिलेशन की बात करें। और इस वाले केस में क्या होता है, FCC है, FCC में मतलब फेस पे है, फेस सेंटर पे है, तो दो कॉर्नर्स पे हैं ही, तो मतलब यहाँ पे टच किसके थ्रू हो सकते हैं, फेस डायगोनल के थ्रू अपने टच हो रहे होते हैं यहाँ पे एटम्स, जो यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2a, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एक अगर r है, ये कितना हो गया 2r, ये हो गया r, 4r के इक्वल टू। सेम चीज बॉडी डायगोनल के केस में कहाँ टच हो रहे होते हैं, तीनों के तीनों बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी लग गई, से लगा देते हैं, बॉडी डायगोनल में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम क्या होता है, बॉडी डायगोनल की लेंथ अगर फाइंड आउट करोगे, पता ही होगा √3 होता है, तो ये भी 4r के इक्वल आ जाता है। r यहाँ से आ गया, 2r बीच वाले का आ गया और r नीचे वाले का।
ठीक है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है बेसिकली कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब दो एटम है कितना पास आ सकते हैं एक दूसरे के, तो अगर एक ही है दोनों के दोनों अगर आपस में टच कर रहे हैं तो उनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 2r। ठीक है, अभी तो टच करने के बाद तो वो कुछ नहीं हो सकते ना, उसके बाद तो उनका जो भी सरफेस टच ही हो रहा है उसके क्लोज तो नहीं आ सकते, फिर तो डिस्टोर्ट ही हो जाएगी उनकी शेप, राइट। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे होता है 2r। तो किसी का भी अगर डी फाइंड आउट करना है ना बस, तो इस केस में क्या हो गया डी इक्वल टू प्रीमिटिव में a, राइट, मतलब 2r इक्वल टू a था तो d को सिंपली a आ गया, और यहाँ से भी अगर d फाइंड आउट करोगे तो वो आ गया √2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बस 2r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वेवलेंथ की टर्म में। सेम यहाँ पे अगर 2r क्या है √3a बाई 2, तो ये d भी हो गया अपना सेम। ठीक है, इतनी सी बात थी। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, हाँ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब ये एटम है जितने भी हमने बात करी थी Z इनटू वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल। ठीक है, सिंगल एटम की क्या यूनिट वॉल्यूम है और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम क्या आएगी अगर सिंपल बात करें ए क्यूब होगी, जैसे क्यूब के लिए Z क्या होगा नंबर ऑफ एटम कुछ भी हो सकते हैं, BCC है जैसे जैसे 2 हो गया, FCC है तो 4 हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमेशा क्या होता है 4/3 πr3 स्फेरिकल अपन एज्यूम करते हैं। तो ठीक है, अब हमें आर और ए का रिलेशन इससे पता लग ही गया, क्या क्या होगा √3a इक्वल टू 4r, इसमें √2 इक्वल टू 4 आता, तो वो वैल्यू अपन रेशियो पुट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आता है 52.4 प्रीमिटिव का आएगा, FCC का आता है अराउंड 74। ठीक है, और BCC का आता है 68। ओके, और सिमिलरली SCP का भी आता है 74, याद रख लेना। SCP और FCC को बोलते हैं क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, क्योंकि उनके में मैक्सिमम पैक होता है, अपना पैकिंग जो भी फ्रैक्चर है ज्यादा होता है। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी आगे क्वेश्चन अपना एग्जाम में पूछा गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें M and X एटम्स हैज ए क्यूबिक यूनिट्स है। ठीक है, तो M एटम्स कहाँ पे कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर पे, तो कॉर्नर्स पे है और बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर पे है तो मतलब 1 कंट्रीब्यूशन हो गया, 8 एटम होंगे 1/8 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बॉडी सेंटर पे तो 1, टोटल कितने हो गए M के 2 आ गया। X एटम्स कहाँ पे है फेस सेंटर पे, अब फेस सेंटर में मतलब 6 होते हैं जी फेस सेंटर, एक फेस का क्या था 1/2, तो 1/2 इंटू 6 मतलब 3। अब लिख दो फॉर्मूला M2X3 है, M2X3। इतना सा क्वेश्चन था, क्या आ गया ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। चलो जी, अगर आगे बात करें वॉल्यूम फ्रैक्शन फॉर एन एलिमेंट इन FCC लैटिस, अब सेम हम पर डिस्कस करके हटे FCC में क्या होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन 74%, तो कैसे आता है वाई Z इंटू वॉल्यूम ऑफ द एटम इन द यूनिट सेल। Z मतलब कितने एटम है उस यूनिट सेल में डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम द यूनिट सेल। उस रिलेशन से अपने को पता है √2 किसके इक्वल होता है 4r के। यहाँ से भाई R और A का रेशियो पुट कर सकते हो तो अपना निकल आएगा, याद रखना है पेपर में निकालने थोड़ी बैठोगे। इसका आंसर क्या है 74। ठीक है, हाँ 74 नहीं लिखना, सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछे ना तो 0.74, अगर परसेंटेज पूछते ना तो 74 लिखना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इस चीज का। ठीक है, कितना फ्रैक्शन उसने लिया है, फ्रैक्शन की बात करें तो मतलब रेशियो ही बताना पड़ेगा अपने को 0.74, अगर परसेंटेज वगैरह पूछा तो 74 लिखते। ओके, छोटी छोटी चीजें होती है, पता होते हुए भी गलत हो जाती है। हाँ, अगर आगे बात करें रेशियो ऑफ द नियरेस्ट नेबर एटॉमिक डिस्टेंस इन BCC एंड FCC, और नियरेस्ट नेबर का अपन डिस्कस करके हटे ही हैं, मतलब क्या होता है 2r नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोल रहे हैं उसको, और वो अपन ने किसका किसका रेशियो लेना है BCC और FCC का। हमें पता है √3a किसके इक्वल था 4r, इसके लिए था ये BCC के लिए, और FCC के लिए क्या था √2a इक्वल टू 4r। ठीक है, अब यहाँ से 2r की रेशियो पुट करते 2r क्या आ गया यहाँ √3a/2 BCC के लिए, √3a/2, और यहाँ से पुट करोगे FCC के लिए तो ये आ गया √2a/2। ठीक है, AH लेंथ ही है, ये 9 लग रहा है भाई, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो 2 से 2 बढ़ गया, A से A कट गया तो बचा क्या √3/2। ये क्या आ गया अपना आंसर। तो कौन सा राइट ऑप्शन है A। इतना सा सवाल था जी। आगे चलते हैं, तो फुलरीन C60 कह रहा है कि क्रिस्टलाइज होता है FCC यूनिट सेल में। ठीक है, एज लेंथ दे दी अपने को, मतलब A गिवन है, और साथ में
एफसीसी अरेंजमेंट है ये भी बता दिया। और उसके बाद ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस काटने निकालना है, मतलब सॉरी, तो वो तो वही होगा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस डी। और हमें पता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है किसी भी मतलब एफसीसी टाइप में, कहाँ अप्रोच करता है, 2r ही होता है। ठीक है, टच तो उतना ही करता है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस जितना जा सकता है। तो बेसिकली आपको 2r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगा यहाँ पे। और एज लेंथ दे रखी है हमें, तो रिलेशन पता ही है हमें एफसीसी के लिए, √2a इक्वल टू 4r। तो 2r किसके इक्वल आ जाएगा, √2a डिवाइडेड बाई 2। कर दो a की वैल्यू पुट, निकाल दो आंसर। ठीक है, यूनिट ध्यान में रखने कितने डेसिमल में दे रखा है, ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग में ही निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिए सोल्व करके भी रखा है कैसे करना है। ठीक है, कितना आंसर आएगा, अराउंड 10 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आ जाता है इसका। चलो आगे, अगर अपन पैकिंग की बात करें, ठीक है, कि जो अपने ये जो भी एटम्स हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, वो कैसे पैक होते हैं 3D स्पेस में। तो अगर चलो अपन 2D की बात करते हैं, लेयर बाय लेयर कैसे पैक होते हैं। तो अगर एक लेयर में है, ठीक है, सबके सब स्फीयर्स हैं, उसके ऊपर दूसरी लेयर है ना, उसके क्या क्या तरीके अपने रखने के। ठीक है, एक मान लो कि एक तो बिल्कुल एक के ऊपर एक रख दिया, ये अरेंजमेंट है। दूसरी अरेंजमेंट क्या हुई कि उनके बीच में जो स्पेस होता है ना, यहाँ पे, यहाँ उसके ऊपर अगली लेयर रखे, मतलब अगले आइटम्स उसके टॉप पे आए, तो उस वजह से कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा अपने को 2D में। और ये जनरेट करता है 2 टाइप के होल्स, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, बेसिकली 4 एटम्स होते हैं, उनके बीच में होल होता है। ठीक है, क्यों 4 एटम टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कर लेंगे और उनके बीच में जो होल होगा उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 एटम्स होंगे अपने, उनके बीच में वो होल होता है, जो वैकेंसी होती है, काइंड ऑफ जो एक वैकेंट स्पेस होता है। ठीक है, तो वो जो 6 आइटम होते हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेंगे, उनके बीच में जो वो एम्प्टी स्पेस है उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर है n, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आते हैं अपने n। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या आएंगे 2 में, बस ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो अगर क्लोज पैकिंग 3D की बात करें तो अपनी कौन सी बनती है क्लोज पैकिंग, मैंने पहले ही बोली थी, हाईएस्ट किस में होती है, एफसीसी और बीसीसी में, सॉरी बीसीसी नहीं, एफसीसी और एचसीपी की फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उन दोनों में 74% होता है जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो इसलिए उनको क्लोज पैकिंग जो अपना अरेंजमेंट बोलते हैं 3D। तो एचसीपी क्या होती है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, दिख भी रहा है इसमें। और क्यूबिक वाली क्या होती है, ए बी सी टाइप की। ठीक है, तो अब इससे दिख भी रहा है आपको, ये वाली है एचसीपी, क्योंकि इसमें ये अगर लेयर ए है, ये होगी बी, ये होगी फिर से ए, सेम होगी। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट करना, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना, इसमें तो सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मान लो अपना एटम है, तो इसमें 6 इससे टच हो रहा है, 3 ऊपर वाले से टच करेगा, 3 नीचे वाले से, कितना आ गया 12। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अगर हम बात करें अपन एफसीसी की, तो इसमें एबीसी टाइप का है। मान लो एबीसी क्या हो गया, ये अगर लेयर ए है तो ये अपना क्या हो गया लेयर बी, ये क्या हो गया लेयर सी, फिर से ये क्या हो गया अपना लेयर ए। ठीक है, एबीसी टाइप का अरेंजमेंट है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना, मान लो इसका, तो ये किस किस से टच करेगा, इस फेस से करेगा, ठीक है, और एक इस वाले फेस से करेगा, और एक इस वाले फेस से जो बॉटम में है। तो सेम ये तो अपने को 3 ही फेस हो गए, इसके अलावा यहाँ पे कितने सारे फेसेस को टच कर रहा होगा, ये एक ऊपर भी होगा इसके, एक इस साइड भी होगा, ठीक है, एक इधर भी होगा। तो मतलब सीधी सी बात है, बहुत सारे और अपने फेसेस आएंगे जिनको ये टच करता है। तो टोटल अगर फाइंड आउट नंबर अपन देखेंगे ना, किस किस के कॉन्टेक्ट में है, किस किस फेस सेंटर के, तो ये आएगा इसमें भी 12। तो याद रखना ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस रेशियो रूल की। रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है बेसिकली, कि अगर अपन जनरली क्या होता है, कैटायन स्मॉलर साइज का होता है 9 से, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये तो इनऑर्गेनिक में पढ़ाई होगा यार, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो दोनों का अगर रेशियो लेंगे ना, कैटायन वर्सेस एनायन, ठीक है, दोनों का रेशियो लिया कैटायन अपॉन एनायन, तो अगर वो आता है इस रेंज में, तो वो किस टाइप का मतलब वर्ड में जाएगा, अपना जो भी कैटायन होगा ट्रायंगुलर वर्ड में जाएगा। अगर इसमें लाई करता है तो ये टेट्राहेड्रल में जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका 4। सीधी सी बात, अगर टेट्राहेड्रल वर्ड में जा रहा है अपना कैटायन, एनायन क्या होंगे उसके अराउंड 4 पोजीशंस पे होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन फॉर्म कर रहे होंगे वो, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अगर वो ऑक्टाहेड्रॉन में जाएगा, अगर उसका कैटायन से एनायन मतलब रेडियस रेशियो इतना आ रहा है अराउंड, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म करेगा। अगर इतना आ रहा है तो क्यूबिक वर्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, क्यूबिक वाले में क्या होता है, अराउंड सेम ही साइज, सिमिलर साइज के होते हैं। CSCl होता है, जैसे दोनों CS पॉजिटिव और Cl माइनस अराउंड सेम साइज होता है उसमें। ठीक है, याद रखना। और अगर डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें, डेंसिटी क्या होता है बेसिकली, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल।
ठीक है, मतलब मास अपन फाइंड आउट कर ही सकते हैं, कितने एटम्स हैं उसमें, कि जेड अपना बताता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एम बताता है अपना मास ऑफ एन एटम, ए क्यूब क्या हो गया वॉल्यूम 3 एक यूनिट सेल की। ठीक है, तो डेंसिटी सेम ही रहेगी, एक यूनिट सेल के निकाल ले अपन, वही तो सेम है अपना, रिपीट ही तो हो रहा है पैटर्न, तो एक यूनिट सेल मतलब पूरे के पूरा जो भी क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो इसको अपन अगर एम को लिख दे एम बाई एन ए मोलर मास के टर्म में, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, तो ये बन गया अपना डेंसिटी का फॉर्मूला। देख लो इसको अच्छे से, जमना क्यूब इस नाम से अपना एब्रीविएशन सा कुछ याद रख लो अपना, इजी रहता है। बस इसमें यूनिट का याद रखना, एम किस में होगा अपना ग्राम पर मोल, ए किस में होगा आपका सेंटीमीटर में, तो ये बन जाती है अपना टोटल, जो इसको कैलकुलेट करोगे ये मोल इनवर्स आ जाता है, तो इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा डेंसिटी। सेम अब एसआई में करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, चेंज बाद में। चलो आगे चलते हैं। अब आता है NaCl टाइप अरेंजमेंट। NaCl टाइप का अरेंजमेंट में क्या होता है अपना, जो Cl माइनस होता है ना वो फॉर्म करता है FCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, FCC अरेंजमेंट मतलब वो कहाँ पे जाएगा, फेस सेंटर पे चला गया और कॉर्नर पे चला गया। ठीक है, और सोडियम कहाँ पे जाएगा, इसमें Na पॉजिटिव जाता है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, तो नंबर ऑफ, हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन द यूनिट सेल, जो क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, FCC में 4 होता है जेड, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे। अब वो 4 कहाँ कहाँ होते हैं, 12 होते हैं अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पे, एज सेंटर की बात हो रही है, जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो कितना आ गया टोटल वहां से Z3, और एक होता है अपना बॉडी सेंटर पे, तो ये है बॉडी सेंटर वाला, और ये के सब कितने आ गए, सबको काउंट करोगे 12 होते हैं अपने, तो सब के सब यहाँ पे क्या देंगे, सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो होलो टाइप ऑफ स्फीयर है, और जो सॉलिड वाला है ये Cl माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो FCC अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करोगे, तो पहले तो जेड देखो, जेड कितना आ गया, यहाँ पे 4 फॉर्मूला यूनिट्स हैं, 4 ही तो Na पॉजिटिव है, 4 ही Cl माइनस है, हमने जेड निकाल के देख लिया, मतलब 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स हैं 1 यूनिट सेल में। ठीक है, तो फिर 4 Na पॉजिटिव थे, 4 Cl माइनस थे। और एक कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका भी देख लो भाई, कितना है, कितनों से ये अटैच हो रहा है, मतलब 6, सेम इसका चेक कर लो, ये कितने से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया यहाँ पे 6:6, और डी यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसमें डी ये बता रहा है कहाँ कहाँ वो टच कर रहे हैं आपस में, तो ये एज लेंथ के थ्रू है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों टच कर रहे हैं, मतलब Na पॉजिटिव और Cl माइनस। ठीक है, ये यहाँ टच कर रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे Cl माइनस, तो इसमें मतलब अगर R पॉजिटिव है अपना कैटायन का रेडियस, R नेगेटिव है एनायन का, तो 2R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, एज लेंथ के, तो इसमें ये रिलेशन बन जाता है कुछ इस टाइप से, अगर आपको कई बार फाइंड आउट भी करना पड़ जाता है रेडियस ऑफ कैटायन या एनायन। ओके, चलो अगर अपन CaCl की बात करें तो ये फॉर्म करता है BCC टाइप ऑफ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्लोराइड है, जैसे ये कॉर्नर्स पे चले गए तो सीजियम का जाएगा बॉडी सेंटर पोजीशन पे, तो इसमें जेड क्या हो जाता है 8, क्योंकि 8 से टच कर रहा है। ठीक है, 8 ब्लू स्फीयर से टच कर रहा है ये रेड वाला। ओके, ठीक है, और अगर अपन अगले वाले की बात करें तो इसमें नीचे वाले में दिख रहा है अपने को ये होते हैं, अब पता है हमें जेड अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे उसमें, 2 × n मतलब 8, तो 8 होते हैं वो अपना बॉडी जो भी है डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होता है, तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल हुए 4, तो 8 अपने टेट्राहेड्रल वॉइड और बॉडी डायगोनल पे लाई करते हैं। तो ये टाइप का अरेंजमेंट होता है CaF2 या Na2O। ठीक है, फर्क क्या है, अगर CaF2 है तो इसमें फ्लोराइड होते हैं अपने, ये जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में क्योंकि उनका नंबर डबल है, फॉर्मूले से ही देख लो। अगर Na2O है तो इसमें सोडियम जाएंगे अपने इस पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, मतलब बॉडी डायगोनल पे, और इसको बोलते हैं अपन फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें एनायन पार्ट अपना टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, और इसमें बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, जिसमें अपना क्या होता है कैटायन जो पार्ट है ना सोडियम वाला वो अपना बॉडी डायगोनल पे होता है। ठीक है, और इस वाले में देखें तो अपने क्या है, सिर्फ ये भी बॉडी डायगोनल की पोजीशन है, तो 4 ही ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फिल है। तो ये किस में मिलता है अपने को, ZnS में, जो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फिल होते हैं, तो इन पे ही अपना जिंक होगा। तो इसमें स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहे कि जितने जिंक है उतने एस हैं, क्योंकि हाफ ही फिल हुए ना टेट्राहेड्रल वॉइड, डबल होते हैं जनरली तो जितने भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है उस यूनिट सेल में, बट यहाँ पे अगर 4 थे तो
टेट्राहेड्रल 8 हुए, बट आधे भरे हैं तो 4 ही हुए, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी अपने को कैसे दिख रहा है कि जेड एन एस, मतलब जितने जेड एन है उतने ही एस है। ठीक है, इस वाले में वैसा नहीं था, तो ऐसा अपने को इसमें दिखता है। ओके, हाँ, इस वाले में तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अपना रेशो वैरी करता है, इस वाले में मतलब ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाला किससे कितना से टच कर रहा है, 4 से कर रहा है ये वाला तो। ठीक है, सेम ये वाला किससे कितना से टच कर रहा है, ये भी 4 से कर रहा होगा। एक इससे मतलब आधे खाली रहते, तो इसमें 4:4 आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस वाले की बात करें तो इसमें 8:4 आता है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे टेट्राहेड्रल वर्ड फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये 4 से कनेक्टेड है, जैसे ब्लू वाला 4 ग्रीन से कनेक्टेड होगा, बट ग्रीन वाला 8 ब्लू से कनेक्टेड हो, मतलब 8 ब्लूज के आसपास हो। ठीक है, अपन बात करें, अभी चलते हैं डिफेक्ट पे। अगर आपको पता है तो चलो छोटा सा क्विज टाइप देख लेते हैं, बताओ कौन से डिफेक्ट है ये। ठीक है, पोज कर लो और देखो, बताओ। चलो फिर अगर अपने बात कर ही लेते हैं तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, फ्रैंकल, दूसरे वाला स्टोकी, तीसरे वाला इंप्योरिटी और चौथे वाला मेटल एक्सेस नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फ्रैंकल वाले में क्या होता है बेसिकली, जो अपना एक मान लो कैटायन है तो वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पे प्लस होना चाहिए था बट है नहीं, तो इसका प्लस कहीं पे और इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक्सेस जो प्लस है वो यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ से वहां चला गया, तो इसलिए इस टाइप को डिफेक्ट बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके लिए क्या होता है, कैटायन छोटा छोटा होना चाहिए। ठीक है, कैटायन छोटे से छोटा होगा तो उसमें आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का रेशियो क्या होगा, वो भी छोटा होगा, तो मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेसिकली लो होगा, रेडियस रेशियो रूल में देखा था। तो ये हो तो ये डिफेक्ट को फेवर करता है। इसमें डेंसिटी क्या होती है बेसिकली सेम ही रहती है, क्योंकि है तो अपना अंदर ही जो भी चीज़ है। ठीक है, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है, स्टोकियोमेट्री भी मेंटेन है। ठीक है, क्योंकि कुछ छोड़ के नहीं गया वहां पे। ओके, अगर स्टोकी की बात करें तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली अपना एनायन और कैटायन दोनों मिसिंग हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, तो उस वजह से क्या हुआ, इस वाले में डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मास कम हो गया ना, वॉल्यूम तो ओवरऑल ये क्यूब है जो भी स्क्वायर है इसमें वॉल्यूम तो सेम ही रही, बट यहाँ से चला गया तो कुछ मास कम हो गया, उस वजह से डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाती है। और इसके लिए क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को चाहिए होता है। हाई कोऑर्डिनेशन क्या बताता है कि कैटायन और एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो दोनों के दोनों मिसिंग हो सकते हैं अपनी जगह से। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल जगह पे जाने की उनकी टेंडेंसी कम है। इम्प्योरिटी की बात करें तो कोई जैसे NaCl टाइप का लैटिस है, क्रिस्टल है, तो उसमें अगर स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव आ जाता है तो उस वजह से अगर न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सोडियम एक आयन पे मिसिंग है, तो इसको बताए इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब इम्प्योरिटी की वजह से जो चेंज आ रहा है या जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और मेटल एक्सेस की बात करें तो मान लो कि NaCl है, Na पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl माइनस नेगेटिव को, तो अगर इसको सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं अपन तो उस वजह से क्या होता है बेसिकली जो सोडियम है वो Cl माइनस को जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और NaCl बन के अपना निकल गया। तो जो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना वो उसी पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा जो Cl वाली है, तो इसको बोलते हैं अपन एफ सेंटर। ये कलर्ड सेंटर अपने को देता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेटल एक्सेस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलो अब क्वेश्चंस की बात आ गई, तो इसमें बताना है कि द कॉमन पॉइंट डिफेक्ट इन ए सॉलिड इज, MSQ है ये, एक नहीं है भाई, एक से ज्यादा होंगे अपन आंसर। तो इसमें मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, स्टोकी और फ्रैंकल। आंखें बंद करके लगा दो अपन। कैल्शियम क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अपने को क्या दे दिया, ए पता है हमें, और डेंसिटी है वो पता है, और हमें परसेंटेज ऑफ शॉर्ट के डिफेक्ट निकालने हैं। अब देखो अगर डेंसिटी पता है और ए पता है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है भाई, डेंसिटी वाला क्या होता है। ठीक है, ये होता है जी। अब यहाँ से मतलब क्या करना है, सिंपली अपने को जेड फाइंड आउट करना है। अगर नंबर ऑफ एटम्स पता लग गए हमें, और इन्होंने अपने को क्या दे रखा है FCC, हाँ, तो हमें पता है कि FCC में जेड क्या होता है जनरली 4। अगर इससे फाइंड आउट करके हमें जेड मान लो कुछ कम मिलते हैं या कुछ वैसा मिलता है, तो अपन उससे आइडिया लगा सकते हैं ना कि कितने एटम्स मिसिंग है, कि उसमें से उसको बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशो लेना है, मतलब मान लो जेड अपना 4 से घट के 3.8 आया, तो 4 माइनस 3.8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो वो अपना शॉर्ट के डिफेक्ट दिखा देगा। ये देखो आपके लिए कंप्लीटली सोल्व किया है। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, जेड आफ्टर डिफेक्ट ऐसे निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, और ये देखो ऐसे निकल जाएगा अपना जेड हमने निकाला, ये आ गया 3.84, और फिर 4 माइनस ये जो भी अपना डिफेक्ट वाले जेड, डिफेक्ट वाला जो जेड आया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 से डिवाइड किया तो 3.9% आ गया। ठीक है,
इजी था। आगे चलते हैं, तो आगे आगे आ गया अपना ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ अपने क्या कहते हैं कि बेसिकली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है ना किसी क्रिस्टल में डिफरेंट प्लेन्स फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उन प्लेन्स के बीच में एक स्पेसिंग भी रहेगी। तो मान लो एक्सरे आया अपना, ठीक है, जब एक्सआरडी करते हैं तो उन एटम्स पे, क्योंकि उस एटम्स का और जो वेवलेंथ होती है ना एक्सरे की, वो अराउंड सेम साइज की होती है, ठीक है, मतलब सिमिलर होता है उनका जो भी बात कर ले कि जो भी साइज कह लें वेवलेंथ है, ठीक है, दोनों का जो यूनिट है सेम ही होता है, मतलब सेम डायमेंशन होती है काइंड ऑफ, ठीक है, उसी रेंज में होती है। तो वो उसको क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है, ठीक है। डाइफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इट इज बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ द स्कैटर्ड वेव्स। जो स्कैटर्ड हुई ना वो आपस में क्या होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगी, और तो हमें एक्चुअल में क्या दिखता है, बेंडिंग मिलती है, ठीक है, एक्सरे की। तो जैसे यहाँ पे जो एक्सरे आई तो वो यहाँ पे आई, यहाँ से वो स्कैटर हुई, और ये आपस में दोनों के दोनों को इंटरेक्ट करेंगी और एक पैटर्न फॉर्म करेंगी। तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, ठीक है, इन कंस्टिट्यूएंट एटम्स के अराउंड डिफरेंट प्लेन्स पे। तो यहाँ से आई एक्सरे, चली गई, ठीक है, बैंड हो गई, यहाँ से आई चली गई वापस। और बट हमें कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे हमें अपने को ये मिला, पैटर्न मिला, ठीक है, किस किस पोजीशन पे हमें ब्राइट स्पॉट मिले बेसिकली, वो वहां मिले जहाँ पे जैसे ये जो पाथ डिफरेंस है ना एफ जी प्लस जी एच, ये किसके इक्वल था, एन लैम्डा के, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। तो ये एफ जी प्लस जी एच को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाता है डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा मतलब 2 डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये अपना क्या हो जाता है, ब्रैग्स लॉ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सआरडी में भी सेम प्रिंसिपल पे बेस होता है, ठीक है, काफी यूज होता है रिसर्च वगैरह में भी। सिर्फ कि हाँ कहाँ कहाँ हमें पीक्स मिलेगी, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे हमें अपने को इस प्लेन्स के कोरेस्पॉन्डिंग हमें वहां पे पीक्स मिली है, ठीक है। तो उससे अपन डी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस वजह से अपन डी स्पेसिंग वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपना ब्रैग्स लॉ, ठीक है। तो हमें पता है फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, ऑल एच के एल वैल्यूज जो अलाउड होते हैं। बीसीसी के लिए क्या होता है, एच प्लस के प्लस एल इवन होना चाहिए, और एफसीसी के लिए ऑल एच के एल तो इवन होना चाहिए या ओड होना चाहिए। एच के एल क्या है अपना, एच के एल है मिलर इंडिसेस, ठीक है। मिलर इंडिसेस बेसिकली होते हैं, आपको पता भी होगा, उसको रेसिप्रोकल करते हैं हम बेसिकली कि कहाँ किस इंटरसेप्ट पे वो काट रहा है। मान लो कि 1/a 1/b मतलब जहां पे भी वो कट कर रहा है ना एज लेंथ की, तो उसको रेसिप्रोकेट करके अपन उस यूनिट सेल के जो भी एज है उससे कोरेस्पॉन्डिंग अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। कि मान लो कि a/2 पे कट कर रहा है, b/2 c/2, तो उसका रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या आ जाता है 2/2, ठीक है, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 a/2 पे टच कर रहा है, तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर 2/2 चला गया। सेम अगर -a/2 हो तो ऊपर बार लगा देते हैं। ये सब चीजें हैं, ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा, नहीं पता है तो इतना ध्यान रख लो बस कि एचकेएल क्या क्या कंडीशन है बेसिकली अपने को इस क्रिस्टल सिस्टम में कैसा अपने को मिलता है, ठीक है, किस ब्रेविस लैटिसेस के लिए बेसिकली। अब यहाँ पे 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k², ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो इसको, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ये मैंने क्यों लिखा है क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोडोम्बिक के लिए, क्योंकि इन तीनों में ना अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, तो ये तीनों के लिए वैलिड होता है। बस एज लेंथ वगैरह ना, अब क्यूबिक के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, वो बताने की जरूरत नहीं है। टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जो भी, ठीक है, तो वो चीजें वैरी कर सकती हैं, बट एंगल 90 डिग्री होता है इसलिए वैलिड होता है तीनों में, ठीक है। बाकियों में कोई थीटा वगैरह की टर्म भी आ जाती है, इसलिए आते भी नहीं है क्वेश्चन उन पर, जरूरी भी नहीं है याद रखना, ये पर बहुत जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डी क्या यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। अभी एच बी ए बी सी अपने क्या सेल पैरामीटर्स, जो एज लेंथ वगैरह है डिफरेंट एज लेंथ, एच के अपना मिलर इंडिसेस है, ठीक। अब आता था क्वेश्चन की, अब ये पूछा गया भाई IIT एग्जाम 2022 में, वो सिमिलर क्वेश्चन है 2019 और 2016 में पूछे गए, बस स्टेटमेंट चेंज करके। और है क्या क्वेश्चन में, 2 थीटा गिवन है अपने को, थीटा हमें पता लग गया क्या होता है, हाफ कर दो भाई। अब साइन थीटा की ये वैल्यू होती है 10.1 डिग्री पे, ठीक है, ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कैलकुलेटर से अपना, जो भी वहां पे गिवन होगा। तो अब साइन थीटा में पता लग गया तो फिर कर दो, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, लैम्डा भी पता है, साइन थीटा भी पता है, एन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं जाली, फर्स्ट ऑर्डर गिवन ही है यहाँ पे, नहीं भी गिवन हो तो हम जूम ही करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन होता है। और तो उस वजह से अपना डी फाइंड आउट करो, बताओ क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। तो अगले वाले पे चलते हैं, तो सेपरेशन ऑफ 1 to 3 प्लेन्स, तो मतलब एच के एल गिवन है यहाँ पे, एच है 1, ए है 2, एल है 3, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी।
ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, ये भी गिवन है, ठीक है। ईबीसी भी गिवन है। ये बताओ ऑर्थोरोम्बिक है, अभी बता के हटा हूं मैं क्या होता है फॉर्मूला उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। अगर ये सब गिवन हो क्या होता है भाई, ये देख लो फिर से, 1/d² इक्वल टू h² / a² प्लस k² / p² प्लस l² / c²। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो और आंसर अपना आ गया। क्या आंसर है, 0.14 से 0.1 अराउंड, इसके बीच में कोई भी आंसर होगा सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कर लेना सोल्व। आगे चलते हैं फिर। अब इसमें क्या गिवन है बेसिकली, इसमें ये 2021 में पूछा गया है, तो इसमें एनर्जी गिवन है एक्सरेज की। ठीक है, अब एनर्जी गिवन है, ई गिवन है, एनर्जी क्या होती है एच न्यू। अब न्यू को भी खोल के लिख दो भाई, hc/λ, ये गिवन है अपने को। ठीक है, और एच के एल प्लेन भी दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर बता दिया उसने, तो n1 हो गया। एच के एल भी हमें पता लग गया, 200 से क्या होगा, और एंगल भी दे दिया भाई इसने, तो भी पता है मतलब गिवन है। तो लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बतानी है हमें, क्या होगा मतलब ए फाइंड आउट करना है अपने को, क्या होगा अगर कैसा ही क्यूबिक है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए ही फाइंड आउट करना है अपने को। तो पहले तो लगाओ ब्रेक्स लो, अब यहाँ से निकल आएगा लैम्डा अपना एच सी बाई एनर्जी से। ठीक है, लैम्डा अगर हमें पता है, एन लैम्डा क्या होता है 2d साइन थीटा, तो इसमें लैम्डा हमें पता लग गया, एन भी पता है हमें, साइन थीटा भी पता है हमें, एंगल दे रखा है 8.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब 2 है तो डी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर डी फाइंड आउट कर लिया तो वही फॉर्मूला लगाना है, 1/d² इक्वल टू h² / a², कर दो अपना k² प्लस l², मतलब तीनों के ही डिवाइड में a² आ गया, क्योंकि a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एच के एल और डी की, तो अपना a निकल आएगा। तो ये देखो ऐसे कर रखा है इसमें भी, ये सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, समझ आएगी आई गेस। चलो जी आगे चलते हैं फिर। ये आ जाता है अराउंड 4.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखा करो कि इसने कितने डेसिमल वगैरह बोले हैं। अब इसमें इसने बोल रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस तक, तो फालतू में अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोल है उतने में ही दो। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख दो। चलो अब इसके बाद बात आ जाती है, अगर मैग्नेटिज्म की थोड़ा बात करें सॉलिड स्टेट में हल्का सा, तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है अपने तो मैग्नेटिक लाइंस होता है वो अट्रैक्ट करते हैं अपना ये। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो फर्स्ट टाइप का मटेरियल है ये क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रही थी, क्या हाँ हाँ, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन आ रही, तो इसने क्या इसको धकेल दिया दूर की तरफ, मतलब रिपेल कर रहा है। रिपेल किसमें होता है, डायमैग्नेटिक में। और इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रही थी और इसने अपनी तरफ उसको क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया उसको। इसमें मतलब ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, तो ये होता है पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अपना, इसमें क्या होता है पेयर्ड होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। और अगर थोड़ा और डीप में जाए फिर आता है फेरो, और फेरो, ये हो गया अपना एंटी फेरो, ये होता था फेरी नीचे वाला। फेरो में क्या होता है, जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन कुछ नहीं होते, स्मॉल रीजन होता है जिसमें अपने सबका सब जो मैग्नेटिज्म है एक ही डायरेक्शन में अपना। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो प्रोड्यूस हो रही है वो सेम ही डायरेक्शन में उन एटम्स की वजह से। ठीक है, तो वो स्मॉल रीजन है, इसमें क्या होता है सारा का सारा जो वो है मैग्नेटिक डोमेन सेम ही डायरेक्शन में लाई करते हैं। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इवन मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बाद भी ना वो काइंड ऑफ अपना मैग्नेटिज्म वो रखती हैं अपने पास, मतलब एक बार उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया वो मतलब अपने पास ही रखेंगे, वो मैग्नेटाइज ही रहेंगी कि ये मैग्नेटिक डोमेन है ना, ऐसे वापस से नहीं चले जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन पे, जैसा पैरा वगैरह केस में हो सकता है। ठीक है, उसमें करा हमने, जब तक हमने जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी तब तक वो शो करेगा मैग्नेटिज्म, बट जैसे ही वो हटाई वापस से वही वो मैग्नेटिक डोमेन ऐसे रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। और एंटी फेरो में बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक डोमेन है वो कैंसिल आउट कर जाते हैं एक दूसरे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो इसमें तो भाई नेट अपना मैग्नेटिज्म कुछ हुआ ही नहीं। सेम फेरी में क्या होता है, इसमें कैंसिल आउट करते हैं, पता इक्वल नहीं है, दो ऊपर है एक नीचे है, दो ऊपर एक नीचे, तो मतलब कि इसमें कुछ मैग्नेटिज्म अपना शो होता है मैग्नेटिक फोर्स जब अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाई, बट उतना नहीं होता फेरो जितना। फेरो तो भाई सबसे बढ़िया है, और ये किस में यूज होता है, जो भी अपना ये मैग्नेटिक स्टोरेज होता है ना, कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड से लेके जो सीडी डीवीडी होता है सबके सब है ना मैग्नेटिक फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिज्म की हेल्प से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है काइंड ऑफ। ठीक है, सुपर मैग्नेट्स वगैरह होते हैं वो सब भी मतलब काफी बहुत टॉपिक है इन सब चीजों में।
चलो करते हैं रिसर्च। ठीक है, चलो अभी चलते हैं फिर गैसीय स्टेट की तरफ। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। ठीक है, चल रहा है सब अच्छे से। हम्म, चलो फिर आगे चलते हैं। अब बाकी बात गैसीय स्टेट की। हाँ, ये फोटो है, अपना ही लिया हुआ है यार ये फोटो। ये फोटो है किसी को घूमने जाना हो तो चैल का, बड़ी अच्छी जगह है। 1 डे 2 डे ट्रिप लगा के आ सकते हैं, मतलब 1 नाइट 2 डे टाइप का। बहुत ही सुंदर है और अनएक्सप्लोर्ड जगह है। ठीक है, तो मतलब काम के साथ साथ घूमना फिरना भी जरूरी है, बट अभी पेपरों का टाइम है, पढ़ो अभी बिंदास, बाद में घूमना फिरना। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, आप गैसेज में बात करते हैं, सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इक्वेशन, उससे कौन भूल सकता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PV टू 1/3 MnV/RMS का स्क्वायर। P है अपना प्रेशर, V है वॉल्यूम, M है अपना मास ऑफ एन एटम, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, फिर बात आते हैं अपना आइडियल गैस इक्वेशंस की। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं, PV इक्वल टू nRT, वही P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। R की वैल्यू अपना क्या क्या होती है ये बहुत ध्यान रखना, 0.0821 जब एटमोस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अगर बार में हो जाता है तो यही चेंज हो जाती है 0.0831। कई बार गिवन नहीं होती इसलिए याद भी रख लेना। फिर आते जूल में हो तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये बार लीटर केल्विन ये सब सेम ही है ऊपर। तो ये आर की गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स में। तो अगर यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है कोई गैस तो उसमें डेंसिटी क्या होगी। अगर टेम्परेचर गिवन है हमें 300 केल्विन, प्रेशर गिवन है हमें 1 एटमोसफेयर, और आर भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है भाई, सब चीज़ें गिवन है। तो सीधी सी बात है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी ये होता है। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन हो गया फिर, और अगर इसको एन बाई वी करें तो यहाँ पे डिवाइड में ले आए तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स को भी खोल लेते हैं, इसको हो जाता है मतलब गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, इनटू आर टी। अब इसको वी को नीचे ले आओ, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी। तो मोलिकुलर वेट को बस एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मैं लेफ्ट साइड ले गया तो ये बन गया पी एम, ये डब्ल्यू बाई वी हो गया डेंसिटी, हो गया आर टी। ये इक्वेशन जनरेट हो गया। रो फाइंड आउट करना है, पी हमें पता है, जी एम पता है हमें, आर पता है, टी पता है, किसका वेट कर रहे हो भाई, पुट कर दो बस, ठीक चलाएगा आंसर। ठीक है, मोलर मास अपने को 32 गिवन है, O2 है ना गैस, सिंगल एटम का होता है 16 ग्राम पर मोल, इसमें होता है अपना 32 ग्राम पर मोल, बस पुट कर दो सिंपली। तो डेंसिटी किस में आ जाएगी अपनी, ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करनी है। हाँ ये यूनिट वाला जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर प्रेशर हमने पुट किया किसमें, मान लो एटमोस्फेयर में पुट किया, और मोलिकुलर मास किसमें हुआ, ग्राम पर मोल में, और यहाँ पे आर टी, आर डिवाइड में जाएगा किसमें पुट किया हमने, लीटर एटमोस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और साथ में टी आ गया केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर, तो ये तो ग्राम पर लीटर में ही आ गया। मैं यूनिट ऐसे चेक कर लिया करो सही है कि नहीं, ठीक है, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसके अराउंड आंसर आएगा, सोल्व करके देखोगे तो जेम 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे अपन डिफरेंट गैसेस लो की बात करें तो बॉयल्स लो किसको रिप्रेजेंट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी होता है कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट मतलब P1 B1 डिफरेंट। अगर स्टेट की बात करें P1 B1 किसके इक्वल होगा, P2 V2 के। ठीक है, अगर प्लॉट की भी बात करें कुछ इस टाइप से यहाँ जाएगा जी, ठीक है, हाइपरबोला टाइप। और चार्ल्स लो की बात करें तो B बाई टी कॉन्स्टेंट होता है किस कंडीशन पे, प्रेशर। ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स तो कॉन्स्टेंट है यार केस में, मतलब वो चेंज नहीं कर रहे हैं अपन की ऐड कर रहे हैं गैस या निकाल रहे हैं, वो कॉन्स्टेंट है। तो अगर प्रेशर भी अपना कॉन्स्टेंट है तो ये कुछ इस टाइप से बन जाता है चार्ल्स लो, V1 बाई टी वन इक्वल टू V2 बाई टी। लुसेक लो भी ऐसे कुछ आ जाता है, कंबाइंड गैस लो भी कुछ इस टाइप से आ जाता है, सब पड़ा हुआ है सब देख लो अपना। ठीक है, अब गैदरस हाइपोथेसिस भी कुछ इस टाइप से आ जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट तो उनका रेशो आ जाएगा। यहाँ पे नंबर मोल कांस्टेंट नहीं थे इसलिए वो चेंज कर रहे हैं। डेल्टन लो पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि सम टोटल जो होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल जो भी पार्शियल प्रेशर जितने भी कंपोनेंट अपना सिस्टम है उनके सम के इक्वल होता है।
ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन किसी होल से जब होता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के। तो जितनी भी लाइटर गैस होगी वो बहुत ज्यादा से डिफ्यूज करेगी किसी होल से, ठीक है, जब रिलीज कर रहे हैं अपन। तो ये भी हो गया जी। चलो फिर आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन है 10 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 10.8 ग्राम ऑफ N2O5 हीटेड टू 370। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करना है तो बिल्कुल पॉज करो और अपना ट्राई करना है, ठीक है, अपन भी सोल्व करेंगे इसे। तो इसमें क्या कह रहा है कि 10.8 ग्राम है, तो अगर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि N2O5 है, ये दे रहा है अपने को 4NO2O2, ठीक है, ये 2 था पहले, ये भी गैसियस। तो अपने को ये गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10.8 ग्राम N2O5 और 10 लीटर फ्लास्क में। ओके, टेम्परेचर भी गिवन है 373 केल्विन, ठीक है। तो एक सबसे पहले गलती इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब हमें फाइनल प्रेशर गिवन है, फाइनल प्रेशर है 0.5 एटमोस्फेयर। हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है। अब पार्शियल प्रेशर हम सीधा ले लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट ये बन रहा है, इससे है ना ये बना है 4 इसके मोल बने 1 इससे, ठीक है, तो इसको 1/5 कर देते हैं इसके, तो शायद निकल आएगा 0.1 एटमोस्फेयर, शायद यही आंसर हो, ठीक है। पर वो कब होगा, गलत नहीं हो तुम, ठीक तो सोच रहे हो, पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, वो तब होगा जब पूरी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए कि सिर्फ एंड में यही बना अपना और इतना टोटल प्रेशर है, तो उससे तो निकाल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कहाँ लिखा है, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो मान लो ऐसे करते हैं, चलो इनिशियल प्रेशर है PI, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, और एट टाइम t इक्वल टू t पे ये क्या हो रहा है PI माइनस 2P, ये उसी को रेस्पॉन्डिंग बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ठीक है। तो टाइम t पे टोटल प्रेशर अभी क्या हुआ बताओ मुझे, कर दो भाई तीनों को सम, क्या आ गया PI प्लस 4P 5P माइनस 2P 3P आ गया। तो ये हमें दे रखा कितना है 0.5 एटमोस्फेयर, ये बन गया एक इक्वेशन। और स्टार्टिंग में भी कुछ दे रखा है ना अपने को, बहुत सारी चीजें 10.8 ग्राम, ये 10 लीटर, ये फलाना टेम्परेचर, अगर ये है तो ये गैस ही थी। अगर यहाँ पे अपन एज्यूम करें कि आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं कि PV इक्वल टू NRT है, सब चीजें दे रखी हैं, तो ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को। हमें V गिवन है 10 लीटर, N अपने को निकाल लोगे भाई 10.8 ग्राम है, मोलिकुलर वेट इसका निकाल लोगे तो अराउंड 1080 आता है शायद, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। R भी हमें गिवन है, T भी गिवन है, तो यहाँ से PI भी निकल आएगा ना, इनिशियल प्रेशर जो था, राइट। अब PI था ये, और अगर इसमें PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से P फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आया इक्वेशन 1 से, यहाँ से इक्वेशन 2 बन गई, अगर 2 और 1 की हेल्प से अपन P फाइंड आउट कर सकते हैं। P क्या है, P है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो जो भी आएगा वही अपना आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ ही गए हो आप लोग। PI हमने फाइंड आउट कर लिया, इनिशियल जो कंडीशन गिवन थी, और जो फाइनल प्रेशर की इक्वेशन है वो यहाँ से क्रिएट हुई कि टाइम T पे क्या क्या अपना प्रेशर हो गया, ठीक है, और फिर दोनों से अपने को 1 और 2 से हम P को फाइंड आउट कर सकते हैं, और P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम T, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो अपने को पता लग रहा है, राइट। और इन दोनों का सबका सम करोगे तो वो 0.5 ही आएगा। P वगैरह सब निकाल के चेक करना है तो क्रॉस चेक, ये आंसर आएगा इसमें, किसी को चेक करने तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें बात आ गई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये बन जाता है अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये क्या देता है बेसिकली, ये देता है कि मतलब कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी क्या क्या अपना किसी क्या क्या वेलोसिटी रहेगी या क्या क्या काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ये बताता है अपने को, एक ट्रेंड बताता है। तो अगर ये है अपना प्लॉट है, तो इनिशियली कैसे वेरी कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये V स्क्वायर के डायरेक्ट, सॉरी न्यू लग रहा है, ये V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। और अगर एक पीक रीच करने के बाद ये किसके अपना ये वाला फिर एक्सपोनेंशियल वाला है ना, उसके प्रोपोर्शन हो जाता है, मतलब वो टर्म डोमिनेट कर जाती है जो एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू स्क्वायर है, V स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। तो इनिशियली V स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, इसलिए इंक्रीज होता है, फिर ये कम होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म डोमिनेट करती है, ओके। तो इसमें अपन डिफरेंट अपना होता है कि एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है Vp, जो उस पीक के मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको शो करते हैं √2RT/m से, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी। उसके बाद आता है अपना मीन स्पीड, उसको शो करते हैं √8RT/m, रूट मीन स्क्वायर उसको होते हैं 3,
तो वो तीनों कहाँ रूट मीन स्क्वायर के सबसे क्या होगा ज़्यादा अपनी स्पीड होती है। यहाँ से अपने को प्लॉट से भी पता लग रहा है इस चीज़ का। उसका फॉर्मूला होता है 3RT/m, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एम है मोलर मास ऑफ द गैस। सेम यहाँ पे आप कर सकते हो, कुछ नहीं फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी। चलो ऊपर वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, अगर CO2 से O2 पे जाते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे अपने को क्या पता लग रहा है, ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, ये क्या हुई है। अगर सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो ये क्या हुई है जी, स्पीड है ये एक्स एक्सिस पे, वाई पे मत समझ लेना, तो ये बड़ी है, राइट। ये अगर हम CO2 से O2 पे गए हैं तो स्पीड बढ़ी है। तो क्यों बढ़ी है, क्योंकि ये m कम हुआ है। यहाँ पे m कितना था, ये 44, और यहाँ पे m क्या है 32 ग्राम पर मोल। हमें पता है कि वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m के जो स्पीड है। ये फॉर्मूले से भी पता लग ही रहा है, मोस्ट प्रोबेबल वाला, ठीक है। तो ये बढ़िया है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे और 120 पे, तो भी हमें क्या पता लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ी है यहाँ पे, कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ी है तो बाकी सब भी बढ़ेंगी ना। वो थोड़ा सा आगे लाई करते हैं, उन्हें एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं है ना। मोस्ट प्रोबेबल का तो बता सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वो स्पीड है, वो पी को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। यस। तो देखो अभी इस पे हम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रेट ऑफ रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब हमें पता है तो किसके अपना इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, सॉरी। तो इससे अपना कर दो फाइंड आउट। बी सबसे पहले किस किस का रेशियो है, ऑक्सीजन का है डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का है। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो ऊपर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास चला गया और नीचे किसका आ गया, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना होता है जी 2, इनका हो गया 32, कर दो √1/16 क्या हो गया 1। आंसर आ गया, देख लो आपके लिए एनिमेशन भी लगाया अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टू रूट मीन स्क्वायर में तो क्या है, सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और दोनों का रेशियो बताना है। मोस्ट प्रोबेबल का क्या होता है 2RT/m, और रूट मीन स्क्वायर का क्या होता है 3RT/m। एवरेज का होता है ना √8RT वाला। तो इसमें क्या आ गया सिंपली 2/3। इतना सा सवाल है, ओके बंद करके भी कर दो, इन सब में टाइम नहीं देना बिल्कुल भी, याद रखो। चलो आगे चलते हैं। अब इस वाले में क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 1900, ये दी है। अब रूट मीन स्क्वायर नाइट्रोजन गैस बतानी है एट द सेम टेम्परेचर। हाइड्रोजन की दी है, वो नाइट्रोजन की बतानी है। इतना सा सवाल है, ले लो जी, दोनों के रेशियो ले लो, खुद भी कर लो, सारे मैं नहीं करूंगा। तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 28, ठीक है। और अभी कर लो फिर इसका, हाइड्रोजन वाली को मल्टीप्लाई कर लो, √14 बच गया ना, ऊपर आ गया 1900। लो फिर सोल्व जो भी आता है, तो तुम भी कर लो मेहनत। चलो आपके लिए करके भी दे दिया, और क्या बताओगे, देख लो अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 2020 में पूछा गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पीड ऑफ ए गैस एट 300 केल्विन इज गिवन बिलो। तो इस वाले में सब दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, और हमें क्या बताना है एम। बस क्या पता लग जाए, हमें स्पीड पता लग जाए जी, हमें फॉर्मूला तो पता है। स्पीड किसकी पता लग सकती है हमें, मोस्ट प्रोबेबल वाली जो क्या है 500। ये जो पीक है ना उसकी पोजीशन क्या होती है VMP, ये है 500, और उसका फॉर्मूला क्या होता है √2RT/m। फिर वेट किस चीज़ का है फाइंड आउट कर दो, एम आर पता है टी पता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में। ये देख लो कैसे करना है, नो डाउट है तो, ठीक है। चलो फिर आगे, अब बात आ गई आइडियल गैस से बाहर निकले तो वेंडर वाली क्वेश्चन, क्योंकि ना आइडियल गैस तो भाई आइडियल ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन में बोला था कि भाई जो मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू जो भी अपना जहाँ भी होंगी गैस, ठीक है, और कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मतलब अपना गैसेज में। बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता, गैसेज में भी इंटरेक्शन होता है, कुछ तो होगा, फोर्स है, इंटरवॉल फोर्स होता है कुछ तो, या कुछ CO2 टाइप के होता है, उसमें डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ना, दो वॉल्यूम वाला और जो भी है इंटरेक्शन वाला, वो दोनों थे गलत, ठीक है, ये बता दिया। तो वेंडरवॉल ने बोला
तो जो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना भाई, उसको करना पड़ेगा चेंज। अब वो चेंज कैसे होगा? अब मान लो किसी चीज में कोई इंटरेक्शन है, तो वो तो उसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरेक्शन है कुछ भी, तो जो चीज से वो वॉल को हिट करना चाहिए ना, कंटेनर में गैस है, उतने से नहीं कर पाएगी, ठीक है। मतलब जो प्रेशर एक्चुअल होना चाहिए था कि उतने से उतना प्रेशर नहीं होगा रियल केस में, उससे मतलब हमें कोई टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो जो प्रेशर हमें मिल रहा है ना, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कम हो गए हैं। तो ये अपना एक करेक्शन फैक्टर था, इसमें ऐड करना पड़ा उसको काउंटर करने के लिए, उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को, ठीक है। कि वरना तो अगर इंटरेक्शन नहीं होता, वो इस फोर्स से हिट करती है, इस प्रेशर, इतना प्रेशर जनरेट करती है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेशर में करेक्शन टर्म आ गई। और सेम यहाँ पे जो वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मान रहे थे, एक्चुअल में नेग्लिजिबल नहीं होती। तो एक्चुअल में नेग्लिजिबल वॉल्यूम क्या होगी? अगर उस वॉल्यूम को घटा देंगे अपन, जितनी वॉल्यूम अपने गैसेस के, ठीक है, तो यहाँ से कि ये वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर आ गया, तो फिर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी, क्योंकि हमने प्रेशर में भी करेक्शन फैक्टर दे दिया, वॉल्यूम में भी दे दिया। तो वो हाइपोथेसिस जो भी है, पोस्टुलेट, वो काइंड ऑफ को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं अब तो, ठीक है। तो ये वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर अगर फाइंड आउट करोगे तो ये कुछ ऐसे आता है कि मतलब दो स्फीयर है यहाँ पे, इस फिगर में जैसा दिख भी रहा है, तो ये दो स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है ये 2r है। और तो ये पूरी के जो क्या बन जाता है, अगर इसकी वॉल्यूम है बड़े वाले क्यूब की 4/3 पाई या 2r का क्यूब, तो ये 2 के लिए है, 1 के लिए निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, और अवोगाद्रो के लिए करोगे तो na से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये b आ जाता है आपको, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है पर मोल, ठीक है। तो सेम अपना a क्या होता है? वेन कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन, मतलब एक टर्म है बस, ये तो पूरी की पूरी करेक्शन वाली तो ये है, ठीक है, an²/v²। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो जितना भी ज्यादा ए है, मतलब उतनी ज्यादा इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जितना ज्यादा ए है उतना इजीली लिक्विफिकेशन हो जाता है गैसेस का, अगर अपन बात करें। तो CH4 है, CO2 है, तो किसका ए ज्यादा होगा? CO2 का, क्योंकि CH4 में तो भाई डाइपोल ही नहीं है अपना, उसमें डाइपोल भी वेंडरवॉल तो होती है अपना वेट की वजह से, ठीक है। ओके, तो इस वाले इक्वेशन में क्या बताना है अपने को? ए की यूनिट बतानी है वेंडर वाली इक्वेशन में। अब हमें पता था P + an²/b², ये था ना उसमें प्रेशर वाली टर्म थी। ओके, अब हमें पता है हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, कोई चीज़ दो ऐड हो रही है, ठीक है। तो मतलब an²/b² यूनिट क्या होगी? एटमोसफेयर, मतलब प्रेशर वाली होगी, पास्कल भी हो सकती है, मान लो पास्कल है। तो अब n² की क्या हुई? मोल स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो क्या हो गया? मोल -2, ये काट दो। सिमिलरली v² क्या हुआ? मतलब मीटर क्यूब, ऊपर ले जाएंगे v², v हो मीटर क्यूब, और v² हो m⁶, तो ये ऊपर चला गया m⁶, तो ये बन गया। आंखें बंद करो और क्या लगा दिया? ऑप्शन ए। गलत हो गया, क्यों? सेक्शन भी देख लिया करो, MSQ है ये, MCQ नहीं है। वहां पे तो देखोगे पेपर में, बट यहाँ पे भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखना है। अब ए तो ठीक है, पार्शियल ठीक है, मतलब और भी ठीक है, इसमें से कौन सा ठीक है? अब बताओ भाई। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? वर्क, ठीक है, थर्मो में पढ़ते ही हैं। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है, वर्क की यूनिट कहते हैं जूल। तो 1 मीटर क्यूब और पास्कल ने मिलकर इसको जूल बना दिया, और 1 मीटर क्यूब बच गया, 1 मोल -2 बच गया, तो बी भी अपना राइट ऑप्शन है। तो ए और डी आ गए इसमें करेक्ट ऑप्शन। चलो, इसमें वेंडरवॉल कोफिशिएंट बता दो बी फॉर N2 एंड O2। अब हमें पता है बी वाले में क्या था भाई, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ठीक है। तो बी किसका ज्यादा होगा? जिसका आर ज्यादा है। आर किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जिसका साइज बड़ा है। अब हमें पता है कि भाई एन और ओ एक ही पीरियड में लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा नाइट्रोजन से, ठीक है। पता है हमें इनऑर्गेनिक में, बेसिक इनऑर्गेनिक से, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, तो नाइट्रोजन का आर बड़ा है, नाइट्रोजन का आर बड़ा है, तो नाइट्रोजन का बी भी बड़ा है, तो सी अपना राइट ऑप्शन आ गया। मतलब नाइट्रोजन बड़ा है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी बड़ा होगा, ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बना तो वो भी एटम से ही है ना, दो नाइट्रोजन एटम से। अब आएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये लिक्विफिकेशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको। तो अगर कोई गैस आइडियल बिहेव करे तो उसका जेड अराउंड 1 ही होता है, ठीक है। तो ये रेशियो होता है पीवी रियल बाई पीवी आइडियल। पीवी मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आइडियल के लिए हमें पता है पीवी किसके इक्वल हो जाता है? एनआरटी के। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपने इस इक्वेशन को, ठीक है। ये कुछ प्लॉट है अपना, जो नीचे अपने को दिख रहा है जेड वर्सेस पी। अब इसमें पता लग रहा है जो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिस पे जेड = 1 है हमेशा, ये अपना आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर दो गैसेस की बात करें अपन, हाइड्रोजन या हीलियम, दोनों को डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उन दोनों के लिए क्या है? यहाँ पे डैश लाइन हमेशा जेड क्या है? पॉजिटिव है और >1 है, ठीक है।
और बाकी गैसेस के लिए जैसे नाइट्रोजन है, CO2 है, मीथेन है, उनके लिए नीचे पे एक डिप जाता है फिर ऊपर जाता है, कुछ इस टाइप से कर्व दिखता है अपना। तो ये डिप है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली जितना भी ज्यादा डिप होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखिए जितना भी ज्यादा डिप है उतना ही हायर ही होता है, उतने फिर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे गैसेज में, उतना ही ईजी उसका लिक्विफिकेशन होता है। ये रूल होता है गैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे किसका लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा ईजी होगा, किसका डिप सबसे ज्यादा है, CO2 का। उससे इजी मतलब सबसे इजी उसके हो गया, उससे मुश्किल होगा CH4 में, और सबसे इसमें मुश्किल हो गया N2 में। H2 और हीलियम तो करेंगे नहीं भाई, मतलब उनमें सबसे मुश्किल है। अगर इन कंडीशन पे बात कर रहे हैं हम, जो भी टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे गिवन है, इस कंडीशन पे तो नहीं करेंगे लिक्विफाई। ये आई थिंक ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर टेम्परेचर वगैरह कम करेंगे तो फिर वो भी वेरी कर सकते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें जितना ज्यादा डिप उतना ईजी लिक्विफिकेशन, उतना ज्यादा ए और इतना ज्यादा डिप, ठीक है। डिप खाने वाला नहीं है यार, गंदा जोक था। चलो कोई ना, पढ़ते हैं। अब बात आ गई बॉयल्स टेम्परेचर की। बॉयल्स टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, पॉइंट होता है ऐसा जिसमें टेम्परेचर रेंज इन विच रियल गैस स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो मतलब रियल गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करेगी, जब Z1 हो जाता है, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर अपने कंडीशन हो गया जब अपना TB इक्वल टू A/RB होता है ना, तो इस रेंज में ना, इसके अराउंड अपना जो होता है Z अराउंड 1 आता है, तो वो अपना रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पे जब Z1 के अराउंड है ना, तो वहां पे ऐसे कह सकते हैं कि बॉयल्स लो शायद वैलिड है, वहां पे बॉयल्स टेम्परेचर है वहां पे, ठीक है। क्योंकि वहां पे Z1 है तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। तो जितना भी क्लोजर रहेगा ना इस Z इक्वल टू 1 का कोई भी कर्व, तो उतना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। वो कब होगा, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। क्योंकि हाई प्रेशर पे जाके हमें देखना ना कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कितना डेविएट कर रही है इस कर्व से Z इक्वल टू 1 से। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। याद रखना बात, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, ठीक है। तो ये आ गया भाई बॉयल टेम्परेचर पे क्वेश्चन। 2020 में पूछा गया है, बताओ कि किसमें रियल गैस कोइंसाइड विद दोज ऑन आइडियल गैस इन लो प्रेशर लिमिट। अभी बता के हटे हैं किसमें, जिसमें Z इक्वल टू 1 होता है उस टेम्परेचर रेंज में, उसको हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, जो B वाले में देखने से मिल रहा है, बाकी किसी में तो उसके अराउंड भी नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें तो आइडियल गैस बिहेवियर दिख ही नहीं रहा कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव ही नहीं कर रही, वही तो कंडीशन थी बॉयल्स टेम्परेचर के लिए। तो B अपना राइट ऑप्शन हो गया। थोड़ा और डिटेल में जाना है तो पढ़ सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। ठीक है, अब आ गया सेम क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ Cl2 इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस बिहेवियर एट, अब डिफरेंट कंडीशन दी है। अभी बता के हटा था मैं, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाती है, जो कहाँ है C। लगा दो फिर, ठीक है। अब बात आ गई क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब क्या होता है जनरली किसी गैस का अपन लिक्विफिकेशन करते हैं तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम प्रेशर होता है, एक मैक्सिमम वॉल्यूम होता है जहां पे अपना लिक्विफिकेशन हो सकता है, जो रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो जनरली अगर गैसेज है उसके लिए हमें पता है कौन सा टेम्परेचर पे ये कर्व क्या आएगी, एक हाइपरबोला आएगी। बॉयल स्लो जो भी था, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वही तो वही है जब लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है, हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है, इससे ऊपर तो बस नॉर्मली गैस की तरह बिहेव कर रही है। और अगर अपन उसके नीचे आ जाते हैं कि एक काइंड ऑफ एक कंडीशन पे जाके वो लिक्विफाई हो रही है अपनी गैस कि इस टेम्परेचर पे क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे है तो लिक्विफाई हो रही है, तो कुछ इस टाइप से कर्व अपना फॉलो करती है जो अपने को दिख रहा है T1 T2 और TC में। इनिशियली यहाँ पे अपना बड़ा प्रेशर, फिर यहाँ पे फ्लैट, फिर से एकदम प्रेशर रिलीज होगा जब स्टेट चेंज होगी, तो ठीक है। और ये फॉर्मूला आ गया अपना क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो अच्छे से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है इनसे भी। तो ये क्वेश्चन ऐसे, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर बताना है फॉर अ नॉन आइडियल गैस। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, B। तो हमें B को लिखना है बेसिकली इनकी टर्म में, PC BC और TC के टर्म में, ठीक है। अब ये कैसे लिखोगे, हमें पता है TC क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, और PC क्या होता है A/27 B²। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो तो B से B कट जाएगा, एक ही B बचेगा, तो उस B को लेफ्ट साइड ले जाओ और कर दो सोल्व। तो किस किस के टर्म में रहेगा अपना आंसर, मतलब A भी कट जाएगा और एक ही B बचेगा, तो PC और TC के टर्म में ही आएगा अपना आंसर जो भी है। तो कर दो फाइंड आउट।
ये देखो कुछ इस टाइप से आया, सोल्व भी कर रखा है, राइट। चलो फिर आगे चलते हैं। A vessel containing a mixture of hydrogen and nitrogen gas, the density of the gas mixture is 0.2 ग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो खुद से, अगर नहीं होता है इसका सॉल्यूशन अपन अपने टेलीग्राम चैनल में देंगे, ठीक है। तो ट्राई करना है अच्छे से, उसके बाद फिर देखते हैं। चलो अभी चलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ। तो क्या दिख रहा है ये, तो सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, सोल्यूट जो डिजोल्व हो किसमें, सोलवेंट में, ठीक है, उसी को सोल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक टाइम के लिए मान के चल लो, लेकिन फिर से चलाते हैं, अच्छा लग रहा था यार। रुक गया। चलो इसमें एक बार देख लेते हैं वीडियो अपना रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, चल रही है रिकॉर्डिंग, गुड टू नो। चलो फिर वापस, चलो अभी बात करिए अपने सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सोल्यूट अपना डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, कंप्लीटली डिजोल्व हो। ये बस एक फील देने के लिए कि इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल डिजोल्व ही रहेंगे, इसमें तो नहीं दिख रहे डिजोल्व। क्या है ये, कुछ नहीं है, ये सिया सीड्स, चिया सीड्स हैं शायद पानी में, बस दिखाने के लिए है, थोड़ा सा एक फील मिल जाए तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज होते हैं। मोलैरिटी होता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है भाई, एन फैक्टर होता है जी, अगर कोई अपन एटम एलिमेंट की बात करें तो उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। कोई अगर रिडोक्स है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है। तो मतलब डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपना एन फैक्टर होता है, आपको पता भी होगा। मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, ये सब बेसिक है, सब चेक कर लो, बस एक बार आंखों से निकाल लो, भूल जाते हैं, ठीक है। अब बात करें आगे तो इसमें आता है हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या कहता है बेसिकली कि अगर एक लिक्विड है उसके अंदर गैस होती है, ठीक है, तो जितना भी वो प्रेशर है ना, जितना भी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे अपन, उतनी ही ज्यादा गैस डिजोल्व होगी उस लिक्विड में, ठीक है। तो मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व हो रहा है उस लिक्विड में, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस लिक्विड के ऊपर वो गैस, ठीक है। और सेम कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, जो भी अपना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो उन सब में भी क्या होता है, सेम जो गैस होती है हाई प्रेशर पे अपना जो क्या होते हैं पंप, मतलब उसमें स्टोर करी जाती है, उसमें जो भी कैन वगैरह में बोतल में, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो। तभी वो थोड़ी देर में फिर अपना निकल जाता है, सारा टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। कौन से गैस होते हैं वहाँ पे, सीरो। और फिशेस वगैरह भी क्या होता है जनरली सी में ना, तो क्या होता है जनरली कि जो समुद्र होता है, अब उसमें ना अभी केएच कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। जनरली क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो केएच भी इंक्रीज हुआ। अब केएच इंक्रीज हुआ तो एक्स क्या हुआ, कम। मतलब जब भी काइंड ऑफ जो पानी है ना ग्लेशियर्स वगैरह में, जनरली ऐसा होता है कि टेम्परेचर जब काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है ना, तो वहां पे जो गैस है ना, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, पानी में कम डिजोल्व होती है, तो जनरली फिशेज वगैरह ना नीचे चले जाती है पानी के सरफेस के, ताकि वो उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके उस पानी से। और अगर नहीं मिलते हैं तो इस वजह से काफी जो भी है डेथ वगैरह भी हो जाता है फिशेज वगैरह की, ये चीज होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें तो क्या होता है, रोल्स लो। और रोल्स लो में क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई नोट। अब पी आई क्या मतलब, पार्शियल प्रेशर। तो जनरली क्या होता है, कोई भी अगर प्योर अपना सोलवेंट है तो उसका प्रेशर पी आई नोट। अगर कुछ अमाउंट हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ जो सरफेस की साइड्स होती है ना, जहाँ से अपना बेसिकली वहाँ पे वेपर स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो वो ऑक्यूपाई कर लेता है सरफेस साइड, तो उसकी वजह से प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो गैस मतलब वेपर फॉर्म में कम गया तो उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करें, और नॉन आइडियल होते हैं जिसमें बेसिकली आइडियल के लिए क्या होता है, जो भी डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, मतलब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती, दो चीजें मिक्स कर दी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, उसका उसके दूसरे पे रहने पे कोई फर्क ही नहीं है, मतलब कि इसको पता भी नहीं कि ये यहाँ पे है, ऐसी कंडीशन है ये। और नॉन आइडियल की बात करें अपन, इसमें तो जी सब कुछ चेंज हो जाता है, डेल्टा वॉल्यूम मिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाती है, रोल्स लॉ भी फॉलो नहीं करता, ठीक है।
और इसके अलावा जो भी ये डेल्टा एच मिक्स है ये भी नॉन जीरो होता है। और ये कुछ इस टाइप से हमें प्लॉट्स में दिखते हैं कि जैसे लेफ्ट वाला प्लॉट है, इसमें ये अगर रोड स्लो को फॉलो करिए डैश लाइन, ठीक है, ये वाली डैश, तो इसके ऊपर अगर जा रहा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, और अगर इसके नीचे हमें मिल रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ठीक है, बेसिक है, सब पता भी होगा आपको, बस रिवीजन है। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन में ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही बात होगी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व है तो उसका क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे, और वो प्रॉपर्टीज है ना कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कि नंबर पे, कि कितना अपना जो भी सॉल्यूट है, कि जितना अगर उसका नंबर ज्यादा या कम होगा ना रिलेटिवली वो उस प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ऐसे किया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपने डाला सॉल्वेंट में तो वो क्या करेगा, जो उसका प्रेशर है ना वो कम कर देगा। अब कम कर दे तो इनिशियल मान लो पी आई नोड है, बाद में क्या गया पी आई, तो रिलेटिव लोअरिंग होगी ये इक्वल टू एक्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी अपना सॉल्यूट है, ये फॉर्मूला आ जाता है इसका। और दूसरे वाला क्या आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, कि जो प्योर सॉल्वेंट है उससे कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये के बी है बॉइलिंग मतलब मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट है बस। एम है यहाँ पे मोलैलिटी, डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इतना चेंज हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ये आ जाता है के एफ इंटू एम, सेम ही है, बस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आ गया, डेल्टा टी एफ आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम आ गया मोलैलिटी। ये क्या कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। सब फेज डायग्राम वगैरह से ये चीज़ आप बता सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में पहले बताई हुई होती है। ठीक है, सेम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये कुछ आता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू सी आर टी, टी कंसंट्रेशन, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर, पाई को अपन ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमें पता है इक्वेशन, आपको सबको भी ध्यान नहीं होगी। ठीक है, बट इनके अलावा अगर ये दिख नहीं रही है तो एक बार थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा हाइड आउट हो रही है। ठीक है, ये था अपना डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा, सॉरी बता ही दिया यार, सस्पेंस पहले क्लियर कर दिया, नहीं करना था, कोई ना, के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब इसमें एक आता है तो बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग होता है, मुझे नहीं समझ आता क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, मैं खुद होता था, कुछ है ही नहीं यार, ध्यान से पढ़ोगे तो ये कोई चीज ही नहीं है, धक्के से कंफ्यूज करते हैं बस। आइटा होता है बेसिकली वेंट फैक्टर। अब वेंट फैक्टर क्या बताता है, ये बताता है भाई अगर कोई चीज है, अब हम मैंने क्या बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमने कोई चीज डाल दी जो डिसोसिएट कर रही है पानी में तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, सिंपल सी बात है, वो प्रॉपर्टी तो डबल हो जाएगी। मान लो कि एक से टूट के दो बन गए तो प्रॉपर्टीज को तो लगेगा कि भाई दो ही मॉलिक्यूल है, मतलब उसको थोड़ी पता है कि ये है कि वो है। ठीक है, तो नंबर बढ़ गया, नंबर पे डिपेंड कर रही है क्योंकि वो सॉलिड मॉलिक्यूल पे, तो सिंपली मतलब वो प्रॉपर्टीज भी डबल हो जाएगी, इसलिए एक फैक्टर है ना हर केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा, जिसको होता है आइटा। तो बस वो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज अपनी जो भी चेंज होगा, मान लो एसोसिएशन वाला था वो हाफ हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिमिलरली अपने वो चेंज होगा ना उस प्रॉपर्टी में वो भी हाफ हो जाएगा, बस इतनी सी चीज है, ये ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ऑस्मोसिस क्या होता है बेसिकली कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है जनरली कहाँ से प्रेफर करते हैं कि प्योर जो लिक्विड है वहां से अपना एक जो कोई मिक्सचर है सोल्यूशन है उसमें प्रेफर करते हैं। ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल जाना, क्योंकि वहां पे प्योर में ज्यादा सोलवेंट मॉलिक्यूल है, वहां पे कम है, तो वो अलाउ होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बेसिकली कितना प्रेशर हम एक्सर्ट करें वो सोल्यूशन साइड में कि वो फ्लो रुक जाए। ठीक है, तो इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका उल्टा जो प्रोसेस होता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस, वही जो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं ये अपना पानी की फिल्ट्रेशन वगैरह में भी यूज होता है, ताकि जो सी है ना वहाँ पे सोल्यूशन है ना एक्चुअली में वहाँ पे सोल्ट्स वगैरह है, उससे कैसे हमें प्योर वाटर लेना है कि वहाँ से सोलेंट मॉलिक्यूल हम किसी दूसरी साइड पहुँचा दें जहाँ पे प्योर सोलेंट मॉलिक्यूल है। अगर तो वो कैसे करता है ना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो ये 2021 में पूछा गया है। अब इसमें क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इन वन सोल्यूट इन 1 लीटर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बता दिया इसने, और बता दिया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी है 0.186 केल्विन।
बता दिया कि नाइदर एसोसिएट नो डिसोसिएट। चलो मतलब आइटा अपना पिक्चर से ही हट गया कि आइटा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमें बताना है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब के एफ दे दिया। ठीक है, यूनिट्स वगैरह देख लेना यार। और ये इब्यूलियोस्कोपिक मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब के भी दे दिया। चलो ठीक है, तो हमें पता है कि डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ पता है, के एफ पता है, तो एम निकाल लो यहाँ से। ठीक है, अब एम यहाँ पे हमें पता लग गया नॉन वाइटल सॉल्यूट कितना है। तो अब एक दूसरा भी तो रिलेशन है। अब एम पता है हमें, के पता है, फर्स्ट इक्वेशन के बाद एम पता लग गया ना। अब के भी अब इसने दे रखा है। ठीक है, तो डेल्टा टी भी पता लग गया कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, अब डेल्टा टी भी पता है, टी बी नोड भी पता है, मतलब कि इनिशियली कितना था। तो ये एलिवेशन पता है हमें कितना हो गया, ये प्योर पता है, तो उसमें वो चीज़ ऐड कर दे तो अपने को सोल्यूशन का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी डेल्टा टी बी है वो प्योर वाले में ऐड कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये देख लो कंप्लीट सोल्यूशन अच्छे से अगर चेक करना है तो 373 को आंसर आता है। अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं कि 1 लीटर ऑफ एन एक्वस यूरिया सोल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया। कितना है, वेट हो गया 6 ग्राम, वॉल्यूम होगी 1 लीटर, मोलिकुलर वेट कितना है 60 ग्राम पर मोल। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पाई हमें बताना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब देखो भाई इसमें यूरिया है, अनवोलेटाइल सॉल्यूट, ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, ये तो आइटा भी यहाँ भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो सिंपली पाई क्या हो गया यहाँ पे सी आर टी। अब कंसंट्रेशन में फाइंड आउट करनी है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कैसे करोगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो 6 डिवाइडेड बाय 60 मोल्स आ गया, और उसको 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन आ गया। बस सब्सटीट्यूट कर दो, और अपना क्या है 8.3, और टी है अपना 300, तो सब चीज़ें अपना पुट करो, डाल दो आंसर। ये 247 कुछ आएगा, चेक कर लेना, किलो पास्कल में है, ये चीज़ ध्यान रखा करो यूनिट क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि सी वाटर कंटेनिंग 1 मोलर NaCl हैज टू बी डीसैलिनेटेड 300 केल्विन। तो हमें कंसंट्रेशन दे दी 1 मोलर NaCl है, ये बन गया इंटरेस्टिंग। टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब प्रेशर हमें बताना है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, बेसिकली प्रेशर बताना हमें, वही अभी हम बता के हटा था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा डिसैलिनेशन के लिए, CRT। अब इसमें NaCl है, वो तो भाई डिसोशिएट करेगा, तो मतलब आइटा भी आएगा इसमें, वेट का फैक्टर। पाई क्या आ गया, ICT। आइटा यहाँ पे NaCl के लिए 2 होता है, क्योंकि एक NaCl 2 में टूटेगा। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस। और C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, वो होगी 1 मोलर, ये 1 है। R क्या है यहाँ पे 8.3, और T है कितना 300। ठीक है, और हमें आंसर किस में बताना है, बाहर में बताना है। तो भाई ये 8.3 मत यूज करो, तो ये मानना है 0.0831। ठीक है, आगे क्या था, बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यही होती है ना 0.0831, राइट। यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलर में आती है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको करोगे तो क्या आ गया, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, सॉरी मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो यहाँ से मोल और लीटर इनवर्स तो गए कट, और यहाँ से टेम्परेचर भी गया कट। ठीक है, तो बार में ही आंसर आएगा अपना। ठीक है, ये जानबूझ के अपना ये जो यूनिट दे रखे है ना कंफ्यूज हो जाएगा, जो तुम्हें पता है ना आएगा, सीधा सीधा वो पुट करो। तो ये क्या आ गया 2 × 1 × 0.0831 × 300, तो बस मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये आ जाएगा जी कुछ 49.7 बार। सेम है ना, इसमें दिक्कत है कि इन्होंने दोनों ही को सही किया हुआ है, जिन्होंने आइटम नहीं मिला था जिन्होंने लिया है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, बट आपको सही तरीके से ही करना है, उसके हिसाब से अपना 2 ही लेना है। ठीक है, NaCl या तो डिसोसिएट करेगा ही, तो मान के ही चलते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया था उनको भी यहाँ पे जैम ने इस बार सही दिया था। चलो, हर बार नहीं होती किसमें।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली 200 ग्राम ऑफ वाटर, इतना NaCl है, इतना सुक्रोज है, डिजोल्व किया और एज्यूमिंग सॉल्यूशन टू बी आइडियल द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बताना अपने को क्या होगा। कर लेते हैं। तो डेल्टा TF क्या होगा, आइटा KF इंटू M। ये तो होता है नॉर्मल केस में अगर NaCl ही होता, बट यहाँ पे सुक्रोज भी है। तो अब देखो, सुक्रोज तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, NaCl है भाई, वो दोनों आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो ना पूरी भी आइटा नहीं लगाएंगे इसमें, अपन क्या करेंगे, अब कितने मोल NaCl के हैं, तो ये कितने मोल डिसोसिएट होकर देगा, सीधा सीधा देसी तरीके से करेंगे, मतलब कितने देगा 0.02। कोई इक्वेशन नहीं बना, एक मोल ने 2 मोल दिए, 0.0 मोल ने दिए इतने मोल ऑफ NaCl, और सुक्रोज ने कितने दिए 0.02। आइडियल मान रहे हैं तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है दोनों में, Na पॉजिटिव भी सेम है, सुक्रोज भी सेम है आइडियल सोल्यूशन में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.04। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम नहीं सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या जाए तो 200 ग्राम, केजी में होता है ना मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 0.20 केजी। तो ये आ गई अपनी मोलैलिटी। ठीक है, ये मोलैलिटी हमें पता लगी, और फिर KF हमें पता ही है, फिर निकाल दो डेल्टा TF। किसका इंतजार कर रहे हो, कर दो बस यार कैलकुलेशन, करो तुम लोग भी काम। ठीक है, चलो जी, अभी है ये लास्ट क्वेश्चन है बस। पता है लंबा हो गया वीडियो, बट कोई ना, आई थिंक कि हेल्पफुल भी होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, अगर अभी तक देख रहे हो तो बस उस जंग तो जीत ही ली है। तो इस वाले में क्या है बेसिकली कि वाटर सरफेस है, ठीक है, स्टेरिक एसिड कवर कर रहा है उसको। इसमें इन्होंने बताया कि कितना वर्क यू मतलब वर्क नीडेड टू डिक्रीज दिस कवरेज, मतलब काइंड ऑफ सरफेस एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी इतने एरिया को मतलब कवर करने के लिए, डिक्रीज दिस कवरेज। ठीक है, ये एनर्जी पर काइंड ऑफ एरिया दे रखा है। तो मैथमेटिकल दोनों को दोनों होते हैं सेम, वो होते हैं सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन होता है काइंड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन है, इसके थ्रू भी जा सकते हो, तो सिंपली ऐसे करोगे, एनर्जी और दोनों मैथमेटिकली तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो इससे अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 25.0 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर को, क्योंकि ऊपर ऐसा यूनिट है नीचे भी ऐसा ही लेंगे, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको क्या बनेगा 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये सेम ही आता है मैथमेटिकली, कोई फर्क नहीं होता सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में, अपने उस पर बोल रहा हूँ। तो ये हमें पता लग गया सरफेस टेंशन कितना है। ठीक है, प्योर वाटर का अपने को दे रखा है कितना है 0.072, तो फिल्म का निकालना है। तो सिंपली क्या करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, और जो आंसर आएगा फिर वो लिख दो बिंदास। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली लिक्विड केस में, सिर्फ सरफेस टेंशन से रिलेटेड ही आपको थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे, तो इस टाइप से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, बहुत रहेगा, और आपने देखा अभी तक तो बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा ना डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी फर्दर अपना रोज के रोज अपडेट कुछ ना कुछ आते रहता है। ठीक है, सिर्फ जैम ही नहीं, आगे भी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अपना एग्जाम रहता है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट वगैरह हो गए, कुछ बैचेस लॉन्च हो गए, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो ठीक है, नाइट, बाय बाय। जैसे दिन में देख रहे हो तो कोई ना, अच्छी बात। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।